नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हो एयर डॉक्टर। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम के पहले टाइप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो 5 टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं: बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और रियल टाइम। अब हम एक-एक के बारे में जानेंगे कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसकी वर्किंग क्या होती है और टाइम शेयरिंग क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा और वीडियो ध्यान से देखिएगा। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए क्योंकि इन पाँचों के बारे में डिस्क्राइब करने में वीडियो थोड़ी लंबी हो। तो पहला है हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या होते हैं? आप ये समझो कि ये एक एक तरह के बहुत बड़े-बड़े सिस्टम होते हैं, वो जो कि किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। तो ये क्या करता है, ये आपके सीधे कंप्यूटर से इंटरैक्ट नहीं करता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपके जो कार्य होते हैं, जो भी कार्य इनको दिया जाता है, उस कार्य को ये जो है कई बैचेस में डिवाइड कर देते हैं और उसको आवश्यकता के अनुसार एग्जीक्यूट करते हैं एक के बाद एक। और एक बैच जब खत्म हो जाता है उसके बाद ये दूसरे बैच को एग्जीक्यूट करते हैं। इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पेरोल सिस्टम और बैंकिंग सिस्टम है, यानी कि जो हमारा बैंकिंग सिस्टम होता है जिसमें हम बैंक में जाते हैं और वहाँ पे जो हम देखते हैं कि वो कंप्यूटर पे जो भी फीड वगैरह करते हैं, चेक्स वगैरह का डिटेल वगैरह, ये सब सारा जो है इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा हैंडल होता है। ये एक तरह का स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कि ये सिर्फ उसी काम को करेगा और उसी से रिलेटेड काम के बैच को ही एग्जीक्यूट कर सकता है और किसी को नहीं। नेक्स्ट है हमारा, ये हमारा इमेज है और मैं आपको बताता हूँ कि ये एक्चुअल में हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम काम कैसे करता है। ये मान लीजिए कोई कंप्यूटर है जो कि सारे जॉब्स को हैंडल करता है। ये यूज़र्स हो गए जो कि हमारे बैंक में बैठे हुए मैनेजर वगैरह और जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ बैंक के होते हैं वो सारे हो गए। उन्होंने अपने-अपने जो है टास्क इसको दे दिए कि भाई हमें ये प्रोसेस करना है, ये प्रोसेस करना है। उन सारे ऑपरेटर्स को, जॉब्स को वो जो सिमिलर जॉब होती है, उन सारे सिमिलर जॉब को ये बैचेस में कन्वर्ट कर देता है। जैसे इनके जॉब्स हैं 1, 2, 3, 4। 4 जॉब्स हैं। मान लीजिए 3 जॉब सिमिलर हैं, 1 जॉब अलग है। तो इन 3 सिमिलर जॉब को वो एक बैच में कन्वर्ट करेगा और एक जो जॉब होगी उसको दूसरे बैच में कन्वर्ट कर देगा। फिर इन बैचेस को कंप्यूटर को दे देता है एग्जीक्यूट करने के लिए। और ये कंप्यूटर डायरेक्ट यूज़र के सिस्टम में नहीं होते हैं। ये कंप्यूटर एक अलग कंप्यूटर होते हैं जो यूज़र के कंप्यूटर से होते हुए बैचेस में कन्वर्ट होकर के इसके पास जाते हैं। फिर ये बैचेस को एग्जीक्यूट करता है, फिर इनका रिजल्ट ऑपरेटर को देता है, फिर ऑपरेटर यूज़र्स को ट्रांसफ़र करता है। तो ये चीज़ होती है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग क्या होता है? प्रत्येक कंप्यूटर को निष्पादित करने के लिए कुछ समय दिया जाता है ताकि सभी कार्य सुचारू रूप से चल सकें। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास टास्क होती है, जो भी टास्क है हमारी, उसको पूरे टास्क को हम पहले टाइम्स उसको एक पर्टिकुलर टाइम दे देते हैं टास्क को। सारे टास्क को हम एक पर्टिकुलर टाइम दे देते हैं कि इतने सेकंड तक ये सारे टास्क एग्ज़ीक्यूट होंगे, ठीक है? और उसके बाद जब वो समय उनका पूरा हो जाता है, तो उसके बाद हम या तो अगर हमारा टास्क कंप्लीट हो गया तो हम नया टास्क लाते हैं, अदरवाइज़ हम जो बचे हुए टास्क हैं उनको फिर से एक नया टाइम स्लॉट या समय अलॉट कर देते हैं। तो ये एक मल्टीटास्किंग कंप्यूटर की तरह काम करता है। जैसे हमारा हो गया लाइनेक्स, टॉप्स 10, मल्टिक्स, ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो कि इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे कनेक्टेड 6 यूज़र्स हैं, रेडी स्टेट, एक्टिव स्टेट, और ये हमारा सेंटर में सीपीयू रखा हुआ है और इन सभी के टास्क हमने सीपीयू में दिए और सीपीयू एग्जीक्यूट करके उनका रिजल्ट इन्हें ट्रांसफ़र करता है। अब हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है?
डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम ये इस तरह से आप समझिए कि जैसे कि आप कोई सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो, कोई सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन, आजकल बहुत से एप्लीकेशंस आ गए हैं जो कि आपको वेबसाइट के थ्रू आप जो है उनको एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि आप कैनवा वगैरह हो गया, तो आप उन पे अगर फ़ोटो एडिटिंग वगैरह करनी है या ऑनलाइन फ़ोटोशॉप के जो एप्लीकेशन है, वेबसाइट्स हैं, वो आपके वेबसाइट के थ्रू आप उनको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो, अपनी फ़ोटो अपलोड कर सकते हो, उनको अपने हिसाब से एडिट करके फिर उनको डाउनलोड कर सकते हो। तो कुछ इसी तरह से समझिए डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। यहाँ पे क्या होता है कि आपका कंप्यूटर किसी और कंप्यूटर्स के साथ रिमोटली कनेक्टेड होता है, और आप जो फाइल फ़ोल्डर आप एक्सेस कर रहे होते हो, वो हो सकता है कि आपके कंप्यूटर पे ना हो करके उनके कंप्यूटर पे है, और वहाँ से आप एक्सेस कर रहे हो या वहाँ से आप उन सॉफ्टवेयर्स को देख रहे हो, पढ़ रहे हो, समझ रहे हो। तो ये कुछ उसी तरह से काम करता है। जैसे कि आप कोई ऑनलाइन फ़ोटोशॉप पे कोई इमेज अपलोड करो और फिर उस इमेज की एडिटिंग करो और फिर उसे डाउनलोड करो, तो ये उसी तरह से काम करता है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करने वाला जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये लोकस है। लोकस ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा भी कई ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। ये इसका फिगर है। फिगर के माध्यम से मैंने यहाँ यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे फाइल सर्वर अलग है, डीबी सर्वर अलग, कंप्यूटर नोड्स अलग है, वर्क स्टेशन अलग है, टर्मिनल्स अलग है, और हमारा ये यूजर वर्क स्टेशन। ये सब सारे कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और डेटा का ट्रांसफर करते हैं। अगला आते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ये सर्वर का क्लाइंट को पे काम करने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। सर्वर का क्लाइंट मतलब जो भी आप, जैसे आप वेबसाइट चलाते हो तो वेबसाइट में एक क्लाइंट होता है यानी कि आपका कंप्यूटर, और एक सर्वर होता है यानी कि वो कंप्यूटर जहाँ पे आप सारी इन्फॉर्मेशन रखी होती है, जहाँ से आप लेते हो। तो ये कुछ इसी तरह से काम करते हैं। तो जो हमारे जितने भी हमारे विंडोज़ ऑपरेटिंग के जो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम इसी के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। इसमें आपका जो डेटा होता है, उपयोगकर्ता समूह सुरक्षा, मतलब जितने भी आपके एप्लीकेशंस वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, जो भी डेटा होता है, ये किसी सर्वर पे होता है, और आपकी क्लाइंट मशीन यानी आपका कंप्यूटर उस सर्वर के साथ इंटरैक्ट करता है। यहाँ पे इसकी जो एप्लीकेशन है वो माइक्रोसॉफ्ट सर्वर 2003, 2008, अब तक जो है 2012 आर टू कई सारे आ गए हैं। यूनिक्स और लाइनक्स ये के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ये सर्वर क्लाइंट सर्वर पे यानी नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम ही होते हैं। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जैसे कि एक हमारा फाइल सर्वर है, ये तो फाइल सर्वर है। अगर ये वेब सर्वर होता तो वेबसाइट्स के लिए होता, फाइल सर्वर है तो ये फाइल्स के, यानी ये हमारा एक एफटीपी सर्वर है। ठीक है। इसके थ्रू हमारे 4 क्लाइंट सर्वर कनेक्टेड हैं, 1 2 3 4। ये जो हमारे क्लाइंट सर्वर हैं, सॉरी क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं, ये सारे क्लाइंट कंप्यूटर्स इसकी फाइल्स को एक्सेस करते हैं, रीड करते हैं और राइट भी कर सकते हैं। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा ये सबसे छोटा और सबसे यूज़फुल हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? ये एक स्पेसिफिक टास्क के लिए डिज़ाइन किया हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और ये रियल टाइम डेटा पे ही काम करता है और उसी को परफॉर्मेंस और एग्जीक्यूटेड करता है। इसकी प्रोसेसिंग की स्पीड बहुत तेज होती है। इसके साथ ही साथ ये एक स्पेसिफिक टास्क करता है और उसी के लिए पूरा का पूरा सिस्टम ही डिज़ाइन होता है। तो और कोई टास्क इसे करना ही नहीं है। इस वजह से ये काफ़ी तेज़ी से और इफ़ेक्टिवली काम करता है हमारा। जैसे कि अब इनका अगर यूज़ देखें तो इनका यूज़ क्या होता है, जैसे कि हमारे जो मिसाइल सिस्टम होते हैं या एयर ट्रैफिक कंट्रोल होते हैं, यानी कि जो जहाज़ें एक जगह से दूसरी जगह जाती है, उनको जो कंट्रोल करते हैं, वो कंट्रोल टावर जो होते हैं, उनके जो कंप्यूटर्स होते हैं, वो कंप्यूटर्स हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ऑपरेट होता है। वो सिर्फ उसी पूरे सिस्टम की रैम वगैरह जो कुछ भी उसमें लगी होती है, वो सारा इसी के लिए, मतलब सिर्फ ट्रैफिक कंट्रोल के लिए यूज़ होती है।
तो एक पर्टिकुलर टास्क के लिए ही यूज़ होती है और किसी काम के लिए वो यूज़ होती नहीं। तो इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे जो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। और जो हमारा इसका यूज़ अगर देखें तो जो हमारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हैं, जैसे कि जो नासा में यूज़ होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटल होते हैं। तो वहाँ पर इस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ होता है नासा में। तो वो क्या करते हैं, जैसे कि सूरज, चाँद या किसी मेटेओर के बारे में अगर कुछ जानना है या किसी की दूरी जाननी है, तो कैलकुलेट करनी है, तो वो उस जगह पे इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ होता है। और इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये अलग-अलग एरिया के हिसाब से, मतलब आपका जो मेडिकल का एरिया हो या रिसर्च का एरिया हो या आपका स्पेस का एरिया हो, तो उस एरिया के हिसाब से ही ये पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन होता है। वह इसके अलावा भी इसका मेडिकल इमेजिनेशन सिस्टम में और इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम में इसका यूज़ होता है। इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, जो आज आपकी ऑटोमेटेड प्रोडक्शन लाइन चलती है, तो उस जगह पे इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम का हम यूज़ करते हैं, जो कि स्कैनिंग मशीनों की हेल्थ वगैरह, ये सब सारी चीज़ें, मशीनों की वर्किंग वगैरह, ये सब सारी चीज़ें वो मैनेज करता है, उसको देखता है, कंट्रोल करता है। तो वो सब सारा काम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो व्यस्त रहें, मस्त रहें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।